जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं सुमिश्रा और हम लोग हैं आपके अपने YouTube चैनल पर दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टाइटल तो आपने देखा ही होगा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम से सीधा का सीधा लेना देना है जिसका। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। इस समय जो बच्चे अभी तक अपना सिलेबस शुरू भी नहीं कर पाए हैं या शुरू किए हैं, उनको कोई डाउट रह गया है, क्वेश्चन कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, इस चैप्टर से में बहुत समस्याएं हो रही हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज के बाद आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहेगा और आप इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं ये चैप्टर क्या है और इस चैप्टर में कैसे सवाल आपको मिल सकते हैं। पहले एक बार हम पूरा चैप्टर एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सुमिश्रा, आपका अपना दोस्त, आपका अपना चैनल दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, चलो आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। पाठ एक है बच्चा, अजीब तरीका है ना, पाठ एक ऊपर लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, समझदार तो आप लोग बचपन से हो, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमें समझाने का प्रयास करता है कि हमारे आसपास जो है परिवर्तन जितने हो रहे हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए जब बर्फ गल जाए तो क्या होता है, आप खुद ही बताएंगे। बर्फ गलेगा तो पानी मिलेगा, है ना। उल्लू थोड़ी ना, सब समझते हैं। कितने तेज बच्चे हो, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, बर्फ गलेगा तो पानी मिलेगा, तो क्या पानी से फिर से बर्फ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, तेज चालाक बच्चे, है ना। अच्छा, कागज को जलाएंगे तो क्या होगा? कागज को जलाओगे तो राख मिलेगी, लेकिन क्या राख से फिर कागज बनाओगे? नहीं। तो यहाँ पर हो गया थोड़ा सा परिवर्तन। तो इसी परिवर्तन को हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों। हमें सीखना है दो प्रकार के परिवर्तन हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन मिलते हैं, ठीक है। इन परिवर्तनों को समझते हैं, क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें हमें कुछ नया प्राप्त नहीं होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ऐसा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय हो, इसमें कुछ नया प्राप्त नहीं होता, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया प्राप्त हो जाए, अर्थात इसमें आपको कुछ नया प्राप्त होता है, कुछ नया मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नया मिल जाएगा। ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, अर्थात उत्क्रमणीय होता है प्यारे बच्चों। और ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ये क्या, ये किस चिड़िया का नाम है? चिड़िया का नाम नहीं बच्चा, देखो प्रक्रिया का नाम है। उत्क्रमणीय मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से फिर से पहले रूप में आ जाए तो उत्क्रमणीय बोलेंगे। एक रूप से दूसरे रूप में जाए लेकिन दूसरे रूप से फिर से प्रारंभिक वाले रूप में ना आ पाए तो उसे हम अनुत्क्रमणीय बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे, रिवर्सिबल बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? आओ, अगर डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें हमें कुछ नया प्राप्त नहीं होता, अर्थात ऐसा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो फिर प्रारंभिक रूप में वापस आ सके, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। सर उदाहरण से समझाइए। उदाहरण में चलो देख, तो उदाहरण देखो भैया, उदाहरण में क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूँ बताओ बर्फ का गलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो सारे चालाक बच्चे तुरंत बोलेंगे क्या? भौतिक परिवर्तन है सर, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नहीं वेरी अच्छे, बहुत गुड। चलो देखते हैं, समझ गए समझदार बच्चे। तो हमने सीखा बर्फ का गलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, और अगर आपसे पूछा जाए क्या कि बताइए पानी का वाष्प बनना। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर पानी तो वाष्प बन गया। अरे भाई, वाष्प को एकत्रित करके फिर से पानी बनाया जा सकता है, आसवन विधि पढ़े तो, है ना। तो ये है क्या, किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कुछ नया मिला? नहीं,
पहले भी H2O था, अब भी H2O है, ठीक है। तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के जिसमें अक्सर में कंफ्यूजन होता है कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि हम यहाँ से वहाँ चले गए, किस प्रकार का परिवर्तन, भाई वापस चले आओगे, क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन है। बल्ब, लाइट ऑन किया आपने, बल्ब जला, फिर कहोगे अरे ये तो रासायनिक क्रिया होगी, अरे नहीं भाई ये रासायनिक क्रिया नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो, रासायनिक क्रिया नहीं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो पानी का वाष्प बनना और बर्फ का गलना। और अगर आपसे पूछो, अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पहले इसको समझ लो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, रासायनिक परिवर्तन, इसका उदाहरण क्या है, तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जैसे किसी भी पदार्थ का जलना, कुछ भी है अगर वह जल रहा है, अच्छा यार जलना मत समझना, पदार्थ का जलना है ये, किसका, पदार्थ का जलना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कुछ भी पदार्थ अगर आप जलाओगे, जैसे होता है आपसे कोई पूछ ले, बताइए कोयले का जलना क्या है। अब कोयला जलेगा तो राख बनेगा, क्या राख फिर से कोयला बन सकता है क्या, नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो और परिवर्तित होकर पुनः पहले रूप में आ सकेगा तो आप भौतिक बोलिए, और अगर नहीं आ सकेगा तो आपको क्या बोलना है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए शरबत का बनना अर्थात जल प्लस चीनी का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। चालाक बच्चे तुरंत बताएंगे और बाकी चालाक बच्चे भी बताएंगे, है ना। सब लोग चालाक ही तो हो। चलो हम लोग आगे देखते हैं, है ना। सारे बच्चे चालाक हैं मुझे छोड़कर, मैं चालाक नहीं हूँ। अरे भाई मैं चालाक हूँ लेकिन मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो तो कहाँ चलेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे ना। चलो देखो बच्चों, अब हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे ध्यान से सुनिए, आपको पक्का समझ में आएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, फिर से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया बना हुआ पदार्थ का गुण प्रारंभिक पदार्थ के गुण से हमेशा भिन्न होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नया बना हुआ पदार्थ का गुण प्रारंभिक पदार्थों से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, क्या होता है जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो ये जल के बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया, ये है हमारा, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर किसी भी यौगिक में लास्ट में वो लगा है तो ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है, कार्बोनेट को छोड़कर। चलो बच्चों, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, जलाएंगे कब, जब ऑक्सीजन रहेगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ध्यान से समझेंगे, ये कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझ में आया सर, सरल समझाइए, सरल तरीके से। आओ मैं समझाता हूं। देखो बच्चा, मान लो तुम्हारे पास है हाइड्रोजन, मान लो तुम्हारे पास है ऑक्सीजन, मान लो क्या है ना वातावरण में। चलो बच्चा देखो, ऑक्सीजनवा है, हाइड्रोजनवा है। हाइड्रोजन क्या होता है, ये स्वयं जलता है, हाइड्रोजन स्वयं जलता है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, जलने में क्या करता है, सहायता करता है। हाइड्रोजन स्वयं जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। लेकिन जब ये दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका नाम है जल, पानी, वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्वयं जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, दोनों मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम जल कहते हैं। लेकिन ये न तो जलता है न तो जलने में सहायता करता है, बल्कि ये तो क्या करता है, आग को बुझाता है,
ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर दे। नया बना हुआ पदार्थ का गुण प्रारंभिक पदार्थों के गुणों से हमेशा भिन्न हो, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन अभी ये किस रूप में लिखा गया है, ये है रासायनिक समीकरण के रूप में। किस रूप में है, रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के रूप में है। ये क्या सरोलझार है, कभी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कभी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, कभी रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चा सब कुछ समझे। रासायनिक परिवर्तन क्या है, जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए और प्रारंभिक रूप में ना आ सके, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर ले रहे हैं। नया बना हुआ पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ से गुणों में हमेशा भिन्न है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्म रूप में यानी उसके अणुसूत्र के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। लिखने की प्रक्रिया नहीं, एक्चुअली में जो लिखा जाता है इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एक बार फिर समझिए, अगर मैंने कहा कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों, और ये आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना हुआ है ना, ये बना ले रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहे हैं। ये शब्द रूप में जो मैंने लिखा है, किस रूप में, शब्द रूप में जो मैंने लिखा है, यह क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन ये जो सूत्र के रूप में मैंने लिख दिया है, किस रूप में, सूत्र के रूप में, तो यह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। रासायनिक अभिक्रिया शब्द रूप में होता है और रासायनिक समीकरण उनके अणु सूत्र के रूप में लिखना कहलाता है। और फिर से रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें हमें कुछ नया प्राप्त ना हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें हमें कुछ नया प्राप्त हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। बताओ, दही से दूध बना लोगे क्या, नहीं ना, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। समझ पा रहे हो मेरी बात। चलिए, और हमने सीखा रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नया बना हुआ पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ से गुणों में भिन्न होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया, अगर रट्टा मारो यार, ध्यान से सुनोगे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके अणु रूप में लिखना, या किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूक्ष्मतम आणविक परमाणविक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूक्ष्मतम आणविक परमाणविक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें यौगिक को भी उसके अणु सूत्र के रूप में लिखेंगे, या परमाणु होगा तो परमाणु सूत्र के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यह है रासायनिक समीकरण। लीजिए, अभी हमने एक समीकरण देखा था H2 + O2 और ये बना रहा था H2O, जो कि प्रकार का रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इस रासायनिक समीकरण को समझते हैं तो इसको हम दो भाग में इस तरीके से बांट सकते हैं कि तीर के बायां भाग, तीर के दाहिनी ओर का भाग यानी दायां भाग, ठीक है। तो तीर के बाएं के भाग में जो भी स्थित होता है इसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। अर्थात रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, तथा तीर के दाहिनी ओर जो भी पदार्थ होते हैं इन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गेस करिए, मैंने लिखा हुआ है N2 + 3H2 और ये बना रहा है 2NH3। आप बताएंगे इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, समझ में आ रहा है? वीडियो पॉज करिए, बताइए, है ना। तो चलो समझ में आ गया होगा ये क्या है, अभिकारक क्या उत्पाद। तो ये क्योंकि ये हमारे बाएं ओर है, हमारे बाएं ओर नहीं, तीर के बाएं ओर है, तो बच्चा हम इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और ये क्या है, दाहिनी ओर है।
उसको क्या बोलना है, उत्पाद बोलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभिकारक समझ लिए हैं, उत्पाद समझ लिए हैं। अब थोड़ा एक चीज और देखो, इस समीकरण में मैंने आगे कुछ अंक लिखा हुआ है, इन अंकों का क्या मतलब है और यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो इन दोनों में कौन सा समीकरण सही है और कौन सा समीकरण गलत है, अगर गलत है तो कहाँ से गलती हुई है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए देखिए, हमने सीखा अभिकारक और उत्पाद। तो किसी रासायनिक समीकरण के लिए एक द्रव्य अविनाशिता का नियम आपने पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा, अविनाशिता का नियम। अचानक से इस नियम की चर्चा क्यों हो गई? इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों, किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों समान होनी चाहिए? क्योंकि यह नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ का किसी पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ जब नष्ट नहीं होगा तो जितना है उतना ही रहना चाहिए, उत्पन्न नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, तो जितना है उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात रासायनिक समीकरण में अगर नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, अर्थात यह क्या है, बराबर है। ऐसे हाइड्रोजन देखेंगे, 3 दूना कितना है, 6, और इधर 2 तिहाई कितना हाइड्रोजन है, 6। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में क्या है, बराबर है। ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैसा रासायनिक समीकरण है, संतुलित है। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और इधर भी कितना है, 2, अर्थात बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। क्या यह बराबर है? जी बिल्कुल नहीं। अतः इसे हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे? इसमें उचित अंक का गुणा, उचित अंकों का गुणा हमेशा पदार्थ के या जो भी अणुसूत्र आपने लिखा हुआ है उस सूत्र के सामने की ओर उचित अंक का गुणा किया जाता है। ठीक है, और सामने जो भी अंक रहेगा उसके पीछे आने वाले सभी तत्वों के लिए वो अंक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसे बराबर करना होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इस 1 में कितने का गुणा करेंगे कि यह 2 बन जाएगा, उसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। अब 2 का गुणा करने के बाद ऑक्सीजन तो बराबर हो गया है, लेकिन इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो हम इसे बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? इसको भी 4 बनाएंगे। 4 कैसे बनाएंगे? इसे 2 में कितने का गुणा करें कि 4 बन जाए, तो 2 का गुणा करेंगे। अब हम देखते हैं यह रासायनिक समीकरण संतुलित दिख रहा है, अतः अब यह समीकरण सही है। चलिए मैं कुछ और रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं जिसे आप संतुलित करने का प्रयास करिए। मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है CH4 + O2 और ये बना रहा है CO2 + H2O। क्या आप इसे संतुलित कर सकते हैं? अगर हाँ तो प्रयास करिए, और अगर नहीं तो आज ये वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, देखिए हम देख सकते हैं इधर कार्बन कितना है, 1 है, और यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, अर्थात बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन 2 और 1 कितने हो गए, 3, अर्थात ये बराबर नहीं है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, अर्थात यह भी बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो यह समीकरण कैसा माना जाएगा, असंतुलित। तो हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, अच्छे बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखेंगे। चलो करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए ये जो डैश मैंने रखा हुआ है यहीं पर अंक लगाना है, अर्थात उचित अंक का गुणा सामने की ओर किया जाता है। तो किसको बराबर करेंगे? देखिए हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करना है, बाकी अगर कोई संतुलित है तो उसे हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो कार्बन बराबर है, यहाँ जो है ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 3। इस 2 को तो आप 3 नहीं बना सकते, लेकिन इस 2 को 4 बनाया जा सकता है। कैसे? 2 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। अगर इसको भी 2 बना दे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो इसको 2 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और ये ऑक्सीजन है 2, कितने हो गए, 4। तो इस उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या हो गई है 4, और इस अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 दूना 4, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया है, बराबर। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, बराबर है।
कार्बन एक है अर्थात बराबर है। तो ये समीकरण हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कुछ और समीकरण लिख रहे हैं, समझिए। इसे हमने लिखा है जिंक प्लस HCl और ये बना रहा है जिंक क्लोराइड प्लस H2। इस तरीके से बना रहा है। क्या आप इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए। देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग ट्राई करते हैं, सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो कंपैरिजन करना है, पता चलेगा कि कौन असंतुलित है। तो यहाँ जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, बराबर है। इधर H 1 है और इधर H कितने हैं, 2, पकड़ा गया चोर। अब देखो Cl इधर 1 है, इधर Cl कितने हैं, 2, फिर से चोर पकड़ा गया है। तो यही असंतुलित है, H और Cl, इन्हीं को क्या करना है, बराबर। तो इधर Cl कितने हैं, 1, इधर Cl कितना है, 2, हमें बराबर करना है। यह 2 है तो इसको भी 2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, उचित अंक का गुणा करके, अर्थात इसमें भी लगाएंगे हम। इस 1 में कितने का गुणा करें कि अभी 2 बन जाए, तो 2 का गुणा करेंगे। तो लो हमने 2 का गुणा कर दिया। अब देखेंगे 2 आगे लगने से H भी कितना हो गया है, 2, और Cl भी कितने हो गए हैं, 2। और इधर देखो 2H 2Cl, यानी ये समीकरण अब क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। बोले समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कुछ और ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण जो आप आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या इसे आप संतुलित कर सकते हैं? प्रयास करिए। अगर कर सकते हैं तो प्रयास करिए, नहीं कर सकते हैं तो देखिए ऑलरेडी संतुलित है। मजाक है क्या? हाँ मजाक है बच्चा। देखो ZN 1 है, ZN 1 बराबर है, H2 का 2 2 H2 2 है, SO4 1 है, SO4 1 है, बराबर है, संतुलित है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं कुछ और समीकरण लिखता हूँ जिन्हें आपको पूरा करना चाहिए। इस वीडियो में सबसे पहले हमने एक प्रक्रिया पढ़ा था, क्या होता है जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है। जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये संतुलित है? संतुलित है कि नहीं है, चेक करते हैं। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, अर्थात बराबर नहीं है, तो इसे बराबर करते हैं। इस 1 में कितने का गुणा करेंगे कि 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, 2। लेकिन 2 का गुणा करने पर मैग्नीशियम भी कितना हो गया है, 2। तो इस मैग्नीशियम को भी 2 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1 का गुणा कर, इसमें देखो 1 तो ऑलरेडी है, तो इस 1 में कितने का गुणा करेंगे 2 हो जाए, तो 2 का गुणा करेंगे। इस तरीके से ये समीकरण कैसा हो गया है, संतुलित। कैसे, चेक करो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बराबर हो गया। अतः यह समीकरण अब कैसा है, संतुलित है। मुझे उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अब आपको आ गया होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे का जो भी हमें पढ़ना है, जैसे कि हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से हर साल बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या होती है संयोजन अपक्रिया, या क्या होता है वियोजन अपक्रिया, आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है, आक्सीकारक और अपचायक किसे कहा जाता है, और विकृत गणिता या संचारण क्या होता है, और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। इन सभी चीजों का उत्तर हमें नेक्स्ट वीडियो में आएगा समझ में। तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। अगर आपको कहीं पर डाउट रहा है तो हमें जरूर बताइए। और बोर्ड एग्जाम के नजरिए से ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।